Audio Jungle. बिस्मिल्लाह कुरैशी साहब का इस्तकबाल इब्राहिम खान साहब करेंगे। तुम्हारा तो पता नहीं सुबह बाहर कौन पूरे महाराष्ट्र का भोजा उनके पूरा फोन का। चलो राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल है आजच्या कार्यक्रमात उपस्थित असलेले या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट भोसले अली साहेब, प्रमुख पाहुणे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अंसारी साहेब, आज के इस जलसे के मेहमान खुसूसी जनाब अंसारी साहब, दिल्लू नगरी के नगर अध्यक्ष शिरसटवार साहब, मुफ्ती मुख्तार साहब, फसी साहब और इस जलसे के ऑर्गेनाइजर और बहुत ही दिलचस्पी ओबीसी में लेने वाले जनाब निजामुद्दीन साहब, तमाम यहाँ पर मौजूद सभी ओबीसी के रिजर्वेशन के ताल्लुक से दिलचस्पी रखने वाले अवामुन नास, मैं भी जो है शब्बीर साहब को सुनने का ख्वाहिशमंद हूँ, इसलिए आप लोगों को बीच में ज़्यादा देर नहीं रहूँगा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ओबीसी रिजर्वेशन ये जो आया है, ये 99 के बाद में जब वीपी सिंह साहब की सरकार आई और उन्होंने ये बताया कि 3% से लेकर 15% लोग जो है वो 85% लोगों के ऊपर हुकूमत करते हैं। सियासी ताकत, सियासी हमारी जो है उसके अंदर हिस्सेदारी खत्म की जाएगी तो बाकी की हिस्सेदारी हमारी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती ही जाएगी। क्यों कि सियासत में दखल अंदाजी, सियासत पे जब हम रहेंगे तो बाकी के हमारे हुकूक के लिए झगड़ने की हमारे अंदर एक कुव्वत आएगी। हमको सियासत से भी बेदखल किया जा रहा है। इस आरक्षण मेड़ावा के सदर मोहतरम दिल्लू शहर की मशहूर शख्सियत अली जनाब इज्जतनाब वकील साहब, नगर अध्यक्ष साहब जी को बहुत अभ्यास है, स्टडी है, हर आदमी को होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा दस्तूर क्या है, हमारी घटना क्या है, हमारे अधिकारी हमको मालूम नहीं है तो हम हमारी लड़ाई कैसे लड़ें। घटना ने क्या अधिकार दिया है हमारे को, किसको दिया है। यहाँ धर्म के नाम पर नहीं, मजहब के नाम पर आरक्षण रिजर्वेशन नहीं है और नहीं दिया जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी और इसीलिए उन्होंने तरतूब की थी घटना में कलम 340 को जिसको बोलते हैं। हम जिम्मेदारी दे दी, मुझे स्टार्ट से आना पड़ा है, फिर भी मैं इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर में ये भी आपको मालूम होना चाहिए, उसके लिए मैं वहां पर चला जा रहा हूँ। 340 में तरतूब की थी कि इनकी शनाख्त, उनकी पहचान नहीं है तो इसके लिए क्या किया जाए, तो कमीशन बनाया जाए और वो कमीशन पूरा देश में फिर करके ओबीसी का आइडेंटिफाई किया। 340 कलम सदर जमहूरिया जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनको दिए गए थे पावर्स और कमीशन बनाना चाहिए था। 1950 में कमीशन की घटना बनी और बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना चाहिए था कि साल 2 साल में कमीशन बनना चाहिए था। कमीशन बना, आवाज उठाई, बहुत बड़ा इतिहास है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। 53 में पहला कमीशन बना, 55 में उसने अपनी रिपोर्ट दिया, उसको उस वक्त की पार्टी ने गुड़ाल के रख दिया। 61 को पावर्स दिए और 1961 में सब स्टेट को पावर्स दिए कि भाई वो अपने अपने कमीशन बनाए। महाराष्ट्र में भी एक कमीशन बना, उस कमीशन का नाम था बीटी देशमुख कमीशन समिति। 1967 में उस कमीशन ने, उस समिति ने रिपोर्ट दी। उस वक्त भी
आप लोगों को पता नहीं है कि जब 180 की लिस्ट उसने दी, कैबिनेट में रखी, तो बहुत विरोध हुआ, और किसने विरोध किया होगा वो आप समझ सकते हैं। सत्ता में कौन लोग थे आप समझते हैं, मिनिस्टर कौन थे आप समझते हैं। अगर जो वसंतराव नाइक और बाबूराव बारस करने होते तो वो भी नहीं होता, और वो 10% रिजर्वेशन हमको 1967 में मिला, वो भी नहीं मिलता था। असल में मिलना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट से जो कमीशन, ये मंडल कमीशन नाम का कोई है नहीं था, कमीशन बनाना था, वो काका कालेलकर का बना, और उसके बाद में ये गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए था। मैं बताया कि गोडाल के रख दिया, उनको कुछ देना ही नहीं था, ओबीसी को लेना देना ही नहीं था। और फिर 1977 और 78 के अंदर जनता पार्टी की हुकूमत आई। उस वक्त मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे और कर्पूरी ठाकुर बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने जाकर के वहां रिजर्वेशन का, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र में बात की थी कि हम कमीशन बनाएंगे, तो कमीशन बनाने से पहले कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में 26% का रिजर्वेशन दिया, बड़ा विरोध हुआ, और विरोध होने के बाद मोरारजी को घोषणा करना पड़ी पार्लियामेंट में कि हम बनाएंगे। और मंडल कमीशन, मंडल बोले तो एक खासदार का नाम है विद्येश्वरी प्रसाद मंडल, उसका सरनेम मंडल है, और उसी के नाम से कमीशन बनाया गया। उन्हें 78 में आया, 80 में उसने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, मगर वो जनता पार्टी की गवर्नमेंट गिर गई, और उसके बाद में फिर वापिस कांग्रेस पार्टी आ गई। उसको उस पर इम्प्लीमेंट अमल बजावनी करना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं किया। उसने नर्वस किया जब विद्येश्वरी प्रसाद गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की बात रखी कि हमने कन्याकुमारी से, हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक फिर करके एक व्याख्या बड़ी मेहनत से ओबीसी समाज को मिलना चाहिए। अब 80 बोले तो 20 साल हो गए, 50, 60, 70, 30 साल हो, कुछ ही नहीं मिल रहा था हमको। 30 साल बनना चाहिए तो 2-5 साल में, 30 साल तक कुछ ही नहीं मिला जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। मगर हमें अवेयरनेस नहीं थी, हमको पता ही नहीं था, ओबीसी समाज सब सो रहा था। कुछ लीडर थे, उसकी लड़ाई लड़े थे, उसमें एक मैं भी था। 78 और 80 में, 78 से मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरे गुरु कोई मुसलमान नहीं है, एक हिंदू समाज के थे जिनका नाम एडवोकेट जनार्दन पाटिल था, वो सच्चा नेता था, ओबीसी की लड़ाई लड़ने वाला। उसने प्रेरणा दी कि शबीर भाई आप भी मुसलमानों में जाके काम करो, ये बहुत जरूरी है, आप मुसलमान समझते नहीं है। और मुसलमानों ने समझने की भी कोशिश नहीं की उसको। 78 में हम आए, 80 में जब मंडल कमीशन गया, और जब नहीं लिए तो हमने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन से भी नहीं हुआ तो हमने एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बनाया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बनाने के बाद में हमने एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, जगजीवन राम थे, चरण सिंह थे, सब शरद यादव थे, सब ने बहुत बड़ा कि भाई पार्लियामेंट में लिया जाए। और फिर उसके बाद में बीएससी में 2.5 साल हमको और इंतजार करना। आर्थिक निकष जो आज जो बात चढ़ी, आर्थिक निकष के, आर्थिक निकष में दिया बाबा साहब ने बहुत साफ साफ कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक इसमें ही दिया जा सकता है, उसको आर्थिक जोड़ा जाता है। हमेशा गवर्नमेंट आर्थिक जोड़ती है, उस वक्त भी जोड़े। 84 में भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किया, मगर हमारे लीडर सब सो रहे थे। 10 के बजाय 31 दो, मगर हमारे लीडर कहीं नहीं निकले, कहीं बोले, सब सो रहे। 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। वीपी सिंह ने जैसे ही दिया, मंडल कमीशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, उसकी गवर्नमेंट गिर गई। नरसिम्हा राव को उसके ऊपर अमल बजावनी करना चाहिए थी, उन्होंने भी नहीं किया, बदमाशी की। फिर आर्थिक निकष, फिर सुप्रीम कोर्ट, एज इट इज करना चाहिए था, नहीं हुआ। उसके बाद भी नहीं कुछ मिला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 93 में, 92 में जजमेंट दिया कि नहीं होना चाहिए, 9 बजे के जजेस ने, मगर उसने बहुत बड़ा नुकसान ओबीसी का किया। ये किसकी बदमाशी थी? अगर जो वो नहीं जाते तो जो आज हमारे को ये सारी चीजों की जो बातें, सहूलतें जो मंडल ने दिया था, कहाँ मिले? कुछ भी नहीं मिले, किसको भी नहीं मालूम। 3%, 4%, 5% भी नहीं मिल रहे, किसी को भी पता नहीं। उसके रिकमेंडेशन बहुत अलग अलग थे और बहुत सारी बातें भी थी, वो नहीं हो सकी, और उसकी वजह से ओबीसी सवाल नहीं रहा। और ये अभी जो जितने भी लीडर ओबीसी के फिर रहे हैं ना, इनको खुद ये पता नहीं। 94 की जो बात करते हैं, उस वक्त 94 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया कि भाई यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंट है। उस वक्त के वजीर आला जहाँ हमारे
मुख्यमंत्री शरद पवार थे, सभी पार्टी के लोगों को उन्होंने बुलाया था मंत्रालय में, हम भी थे, हमने भी लड़ाई लड़े। मुसलमानों के लिए इसमें कोई बात नहीं है। विरोध उस वक्त भी हुआ कि भाई मुसलमान कहां से, और विरोध करने वाले हिंदू भाई नहीं थे हमारे मुसलमान। 78 से 80 तक भी मुसलमान, 80 से 90 94 तक भी मुसलमान हमारे खिलाफ। 15 साल मुसलमानों का मुझे मार खाना पड़ा। मुसलमान समझने के लिए तैयार ही नहीं था। सारे लोगों ने मेरे खिलाफ फतवे निकाल दिए, फतवा भी निकाल दिया था मेरे खिलाफ कि सारा ओबीसी बना रहा, हिंदू बना रहा है, सब मुसलमानों को नहीं लेना चाहिए। दस्तूर मालूम है, घटना मालूम है। 15 साल मुझे मुसलमानों को मार खाना पड़ा। रात दिन फिरता था मैं इसी काम के लिए। लोगों ने पागल हो गए, जुनून था। उलमाए किराम भी खिलाफ में थे। एसआई और जमात इस्लामी ने मेरे खिलाफ बड़े बड़े फतवे निकाल दिए, अरे गलत काम कर रहा है, बहुत कुछ गलत कर रहा है। हमने कहा कि मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं, बताओ। तैयारी नहीं था मुसलमान ओबीसी अपने आप को कहने के लिए, समझने के लिए। हमने सबको बुलाया, स्टेज पे बुलाया, वली रहमानी साहब को बुलाया, मौलाना अरशद मदनी साहब को बुलाया, दिलीप कुमार साहब की जब बात किए तो 97 में हमने लखनऊ में बड़ा प्रोग्राम लिया था। उस वक्त पहली मुख्यमंत्री बनी थी मायावती। बहुत विरोध हुआ लखनऊ में भी हमारा, मगर हम डटे नहीं, हम बोले हम एक दिन हमारे कौम को, हमारे बिरादरियों को समझा के देंगे कि ये जो कुछ तुम समझ रहे हो ये जात नहीं है, पेशा। ये काजी है, उनका सरनेम काजी हो सकता है, पेशा हो सकता नहीं, ये जात नहीं हो सकती। काजी कोई नवी जात नहीं है, मुसलमानों में अलग जात नहीं हो, हमारे बराबरी की है वो। मगर आप वो बोल नहीं हम बहुत ऊंचे हैं, ऐसा नहीं है। जिसका तकवा सबसे अच्छा है वो आला और अफजल है। मैं बहुत डंके की चोट से बात करता हूं। जिसका तकवा है कि नहीं हम काजी हैं, हम बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं है। एक मामूली सा आदमी भी अगर जो उनके सामने है और उसका तकवा उससे, तो उनसे ज्यादा बेहतर आदमी हुआ। ये इस्लाम दावत देता है। इस्लाम, ये बात इस्लाम की किसी ने नहीं बताई, सच्ची बात इस्लाम की किसी ने नहीं बताई। और दबा के रखा गया मुसलमानों को कि तू तेली है, तू तंबोली है, तू बागवान है, तू कुरैशी है, तू फला है। बांट के रख दिया, बांट के रख दिया, बांट के रख। सच्चा इस्लाम किसी ने भी नहीं बताने की कोशिश की, क्योंकि सबके अपने अपने मफाद थे और आज भी सब मफाद में लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये बात सबको धक्के की चोट से बोलता हूँ, तेरी हो कुछ भी हो। आज 346 ओबीसी की जाति जमाते हैं, एससी एसटी छोड़कर, उसमें 76 मुसलमानों की बिरादरियां हैं। हमने रिसर्च किया, पर ढूंढ कर निकाला। जिसको वडार बोलते हैं वो भी हमारे में है, पत्थर बोड़ बोलते हैं, दगड़ बोड़ बोलते हैं उनको, संतराज बोलते हैं उनको, पाथरोड बोलते हैं उनको। जैसे एनटी की बात कर रहे हैं, आदिवासी का अगर किसी मुसलमान को आज पूछेंगे कि ट्रांसलेशन क्या नहीं मालूम, उनको कबायली बोलते हैं पहाड़ों के अंदर, उसमें भी मुसलमान है नहीं है, ऐसा नहीं है। शेड्यूल कास्ट में भी उनको थी सहूलतें, मगर 1950 में खत्म कर दी कि मैं आपको तफसील में ले जाऊंगा। तफसील में जाऊंगा तो बहुत देर होने वाली है। शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब में है, एनटी में भी, जीएनटी में है, ओबीसी में है, सबको लाया, शामिल किया। और ये समझाने की बात जो मैं बता रहा था, ओबीसी ये किसी धर्म और मजहब के नाम पर नहीं है, ना ही जात के नाम पर है। ये जो कुछ भी मिल रहा है आपको, ये दस्तूर का दिया हुआ हक है। और क्यों दिया हुआ है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बाजा भी इस मुल्क में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो तालीमी और समाजी हालत से बहुत पीछे है। इसके लिए इसको तरतूद होना चाहिए। इस देश की अगर तरक्की करना है तो इनको भी सहूलतें मिलना चाहिए। अगर इनको सहूलतें नहीं मिलेंगी, जब तक ये बराबरी में नहीं आएंगे, जब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा। इसीलिए ये खलब 340 रखी गई। जो अभी जात न्याय जनगणना की हम बात कर रहे हैं, आज भी लोगों को समझता नहीं, मालूम नहीं। ब्रिटिश के जमाने में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। एससी की होती है, एसटी की होती है, हर 10 साल को होती है। एससी की होती है, एसटी की होती है, पेड़ों की होती है, घरों की होती है, घोड़ों की होती है, सबकी होती है,
मगर हम मुसलमान ओबीसी, मुसलमान नहीं, हिंदू और मुस्लिम ओबीसी की गिनती नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? गधे घोड़ों की करते, तुम सबकी करते, हम इंसान नहीं है। हमारे 1931 से अभी तक हमारी जन्म कोई लीडर हमारा, हमने लड़ते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, मगर समाज उतनी जोर से साथ आता नहीं। आई आप लटकती हुई तलवार, और अगरचे वो आज भी नहीं जागेंगे तो जो रिजर्वेशन मिलता था वो खत्म होने जा रहा है और फिर कभी वापस आने नहीं वाला। ये जाति जनगणना हमने एक लड़ाई लड़े 10 में और 11 में। गोपीनाथ मुंडे एक मर्द आदमी था, बहुत मर्द आदमी था, बीजेपी का था, मगर वो सब पक्ष को लेकर के साथ लड़ेगा। हला दिए थे हम उस वक्त पार्लियामेंट को, शरद यादव, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, सारे लोगों को, मुलायम सिंह, सबको लेकर के पार्लियामेंट का घेराव किया 10 में और 11 में जात न्याय जनगणना थी और गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा और डिक्लेयर किया। फिर गवर्नमेंट ने धोखा किया, हाँ हम कर रहे हैं नहीं की। जो आज प्रैक्टिकल डाटा की बात हो रही ना, ये धोखा है, ये भी धोखा है, ये भी धोखा। अभी भी ओबीसी को समझ रहे हैं प्रैक्टिकल डाटा के बारे में। वजह ये है कि जिस दिन भी जात न्याय जनगणना हो जाएगी इस मुल्क में एक नई क्रांति पैदा होगी, नया इनकलाब आ जाएगा। क्योंकि सारे एमपी हमारे रहेंगे, सारे आमदार हमारे रहेंगे, गवर्नमेंट हमारी रहेंगी, प्राइम मिनिस्टर हमारा रहेगा, मुख्यमंत्री हमारा रहेगा। ये कभी भी नहीं सकते मेजॉरिटी में हम लोग, इसको कोई शक नहीं। इसके लिए जानबूझ करके जात न्याय जनगणना नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती भाई, क्या बात है? ये जात न्याय जनगणना क्यों नहीं की जाती है? ओबीसी की मर्दमशुमारी क्यों नहीं की जाती है? सबकी होती है, मैं बोला इसकी क्यों नहीं होती है? उनको मालूम है जिस दिन हो जाएगा एससी को फंड है, शेड्यूल ट्राइब को फंड है, ओबीसी को नहीं है। 35 करोड़, 35,000 करोड़, 38,000 करोड़, और हमारी आबादी 52 है। हमारे को 1,500 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। हमारे बच्चों को मुफ्त तालीम नहीं है, उनके बच्चे सब जाते हैं बाहर पढ़ते हैं, फ्री तालीम है। और हमारा बजट अगर कि हमारी जनगणना, हमको आज वो रोक दिया जाता है कि तुम्हारी जनगणना नहीं तो कहां से बजट देना? बजट ही नहीं। बजट होता तो स्कॉलरशिप मिलती, मुफ्त तालीम होती। जाओ तुम्हारे बच्चे को जब पैदा हुआ तो चाहे वो अमेरिका में तक क्यों नहीं जाके पढ़ता है, फ्री तालीम दी जाएगी। वो पैसा हमको मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये चीज के लिए आज में जो मेरी बेदारी मुहिम चल रही है, एक जैसी कंटिन्यू। ये बात सच किसी ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सारे के सारे हिंदू ओबीसी लीडर सो रहे थे। पहला आदमी था शब्बीर अहमद अंसारी, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस में भी आया और वार्निंग भी दिया गवर्नमेंट को कि जब तक के ये स्थानिक स्वराज्य के इलेक्शन आप कोर्ट में प्रैक्टिकल डाटा नहीं देते, जब तक हम होने नहीं देंगे। और जब तक गवर्नमेंट ने लेना नहीं, उसके बाद में सब बोलने लग गए, अरे यार वो तो अंसारी बोल रहा है। फिर सब बोला नहीं हमने होने देंगे, हमने होने देंगे, होने नहीं देंगे। अब वक्त आएंगे तो बोलेंगे अरे होने जान दो यार, देखेंगे आगे। ऐसा ही तो हुआ, बस आज भी वही ढोंग कर रहे, ढोंग, दोनों पार्टियां ढोंग कर रहे। 70 साल नहीं दिए, आप क्या देने वाले हैं भाई? फिर कब तक विश्वास करेंगे इनके ऊपर? देख लो कौन से समाज में काम करने वाला हिंदू ओबीसी लीडर अच्छा है, सही है, उसको लो, उसको लाओ, इनके पीछे मत फिरो। यही बेदारी मुहिम करते हुए मैं हर जगह, कल फिर मेरा नांदेड़ में, परभनी में, अभी 8 जिले में कंटिन्यू में फिर रहा था। मैं नासिक में था, नगर में था, अभी मेरे को खानदेश में जाना है। रत्नागिरी के लोग बहुत बुला रहे हैं। मालूम है कि शब्बीर अंसारी अवेयरनेस पैदा करता है, हिंदू मुस्लिमों को जोड़ता है, एक जगह लाता है। मैं बता दें कि मेरा गुरु कोई मुसलमान नहीं है, एक हिंदू है, जिसने प्रेरणा दी कि जाओ तुम्हारे समाज में काम करो, तुम्हारा समाज बहुत पीछे है। वो दस्तूर को नहीं जानता है, वो घटना को नहीं जानता है, वो घटना को नहीं जानता है, उसको समझाओ। और वही समझाने की बात मैंने जो बताया 15 साल जो मुझको लगे, नहीं तो ये भी समाज ओबीसी को बिल्कुल चक्कर में नहीं, इनको दूसरी तरफ भी फंसा देते थे लोग जाके। अरे छोटे बन रहे क्या, अरे निचली जात के बन रहे क्या, अरे तुम तो ऐसे है, अरे तुमने तो 700 साल हुकूमत करे, तुमने तो 900 साल हुकूमत करी है, तुम्हारा क्या है। गलत रास्तों पे लेके जाते हैं। सच्चा रास्ता है दस्तूर का दिया हुआ, कोई बताने वाला नहीं, कोई लीडर नहीं आएगा, कोई रहनुमा, जिसको रहनुमा बोलते नहीं आएगा। हम तंजीम के लोग जो हमारे साथ, मेरा 21-22 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, हिंदुस्तान के कोई भी कोने में, दिलीप कुमार जैसा आदमी
14 साल हमारे साथ काम किया, मंत्रालय में आता था। मैं क्यों आता था? उसको मालूम है कि ये लड़का जो काम कर रहा है मुसलमानों के बेसिक बुनियादी मसाइलों को लेकर काम कर रहा है, इनके तालीम और इनके नौकरियों को लेकर काम कर रहा है। इसके दिलीप कुमार 14 साल मेरे साथ थे। आज देखिए ये गवर्नमेंट जिसको हमारी बोलते हैं, एमपीएससी के लिए मैंने बोला था बोर्ड के अंदर मेंबर के लिए एक माइनॉरिटीज का ले, एक ओबीसी का ले। क्या हुआ? गवर्नर का दस्तखत करके गवर्नमेंट ने क्या करी? 4 नाम देना चाहिए था, 7 एक जमाने से एमपीएससी का बोर्ड ही नहीं है, लोगों को मालूम नहीं। मैं देख क्या नाना पाटोले को वार्निंग दे के आया, बोला नहीं हम देंगे। क्या हुआ रिजल्ट? 3 नाम दिए उन्होंने, सिर्फ 3 नाम गवर्नमेंट ने भेजे। किनके भेजे? तीनों के तीनों मराठा, एक ना ओबीसी ना ही माइनॉरिटी। ठीक है, शिवसेना ने मराठा दी, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस जो हमारी गुण गाती है तो उसने तो ओबीसी की रोलर होती है तो उसने तो देना था ओबीसी का। कांग्रेस जो अल्पसंख्यक मुसलमानों का रोलर होती थी, एक मुसलमान का तो नाम देना चाहिए था। क्यों नहीं? मालूम है कौन है अपने का क्या बिगाड़ देने वाले मुसलमान? तुम जब मजबूत हो जाओगे कि साला हम तुम्हारे को बैठने नहीं देंगे, तो 3 मराठा क्या उसमें से सबको ओबीसी और एससी आते थे? एक भी नहीं, कोई भी नहीं। एमपीएससी में आप जो कुछ भी होगा वही करेंगे, हमारा क्या है? हमारे बच्चों का क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमको करना होगा और इसी बेदारी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं दिगलूर शहर के तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बड़ी संख्या के साथ आज आ पाए। मेरे हिंदू भाइयों को भी, मेरे हिंदू ओबीसी भाइयों को भी, वो हमारे भाई है, वो हमारे भाई है। हम जो पेशा करते हैं वो पेशा करते हैं, इस देश के रहने वाले, इस मुल्क के रहने वाले, हम भाई भाई है। हमको मिलकर के एक जगह आना पड़ेगा, तो ही हमारे प्रश्न, हमारे हाल सवाल, हमारे क्वेश्चन हल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। आज आपने मीरा मोहिउद्दीन ने बहुत डेयरिंग किया, डेयरिंग करने के बाद बड़ी मजबूती से मेरे को डरो डरो मत, हमारे अध्यक्ष ने बात कर दिया पुलिस वालों से, फिक्र मत करो, आप बोलो करके। तो मैं बोला नहीं तो मैं 10 बजे के बाद बोलता ही नहीं, काय को जाने दो भाई, ठीक है ऐसा मामला है। ठीक है, आप लोगों ने सबने साथ दिया, ये आज नहीं अब इसके आने वाले दिनों में, जब अगरचे हमको हमारा रिजर्वेशन बरकरार रखना है, ये सब कुछ हमारे बच्चों का आने वाला हमारा हो गया, नौजवान पीढ़ी को अगरचे हमको कुछ देना है, नहीं तो खत्म करने वाले। बोला ना कि मनुस्मृति आने वाली है, फिर हमारे पेशे हमारे हाथों में आने वाले हैं, फिर हम गुलाम बनने वाले हैं। इसको ध्यान में रखो। आज देश के अंदर या इस महाराष्ट्र के अंदर जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द किया है, उसके बारे में एक मुहिम चलाई जा रही है पूरे महाराष्ट्र में। सब हिंदू मुस्लिम ओबीसी मिलकर के कि भाई ये रद्द किया, उसको कैंसिल कराना चाहिए। आज हमारा कहना ये है कि ये जो पार्टियां हैं वो हमको बेवकूफ़ बना रही हैं, हमको धोखा दे रही हैं। गरीब ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं कर सकते हैं, मगर सबसे बड़ा जो काम आज मुल्क का है वो जात न्याय जनगणना, ओबीसी की जनगणना जो 70 साल से नहीं हुई है वो होना चाहिए, और उसको करने के लिए हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और हम ये कहते हैं अगर ये गवर्नमेंट ने 2021 में ये नहीं करेंगी तो इस गवर्नमेंट की गिराने की ताकत इन तमाम ओबीसी बिरादरियों में है, और उन्होंने एकजुट होकर आकर इसके खिलाफ में आवाज़ उठाई। सर और एक बात है कि अभी तक जो हिंदू समाज के जो संगठन है वो आपके साथ आने के लिए तैयार है क्या? सब तैयार है, सब चालू है, साथ में हम काम कर रहे हैं। सर जो राजनीति में ओबीसी खत्म हुआ, आपने कहा कि स्थानिक जो भी यहाँ की संस्था है उनमें से आप ऐसा ये करेंगे कि वो जब तक आरक्षण उसमें फिर से बहाल नहीं करते आप इलेक्शन होने नहीं देंगे, उसके ऊपर आपकी क्या राय? नहीं, बिल्कुल ये है, होना ही चाहिए, और गवर्नमेंट ने भी उसको स्टे दिया है, और होगा नहीं तो ये महीने के अंदर ये प्रैक्टिकल डाटा देने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट को मिलेगा, और वापस जो इलेक्शन हो गए वो सबको रिजर्वेशन मिलने वाला है, ऐसी हमको उम्मीद है। सर ओबीसी के साथ साथ सर 5% जो आरक्षण रद्द किया गया है उसके बारे में भी आप कुछ मैं आज उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ओके और एक बात लढतोय तर ह्याचा उपयोग होईल का? नाही, सर्व ज्या निकाल त्याने दिलेला आहे त्याचा एकच उपाय जे आम्ही म्हणू लागलेले आहे शासनाला की पेरिकल डाटा ते देणार आहे, आणि ते दिला नाही तर सर्वप्रथम नाही आम्ही तो शासनाच्या विरोधात, आणि शासनाला आम्ही दबाव टाकू की तुम्ही ते एफिडेव्हिट द्या, जेव्हा ते एफिडेव्हिट देतील ते रद्द पुन्हा आम्हाला ते सवलती मिळणार। आपण मुस्लिम ओबीसीचे जसे प्रबोधन करतोय तसेच हिंदू ओबीसीचे सुद्धा करणार का? मी अगोदर सांगितलं की मंडल आयोगाची लढाईच मी लढली, आज कोणीच नाही आहे, मी एकटा आहे,
ज्याने मंडलची लढाई लढली नाही, जे जेलमध्ये गेलेला आहे. आपण 30 वर्षापासून काम करत आहोत. 42 वर्षापासून 42 वर्षापासून जे काम करत आहोत, तर आरक्षण ओबीसीची जनता संघटित होईल का? यापुढे ओबीसीची जनता असं वाटतं आता त्यांच्यामध्ये अवेअरनेस आणि जागृती आलेली आहे. सर्व पक्षाचे लोक आता बाहेर पडू लागलेले आहे, आता दिसू लागलेलं आहे. पण सर एक आता तर चाललंय की केंद्रातली सरकार आणि राज्यातली सरकार एकमेकावर ढकलून देत आहेत की डाटा आमच्याकडे आज दिलेला आहे नाही म्हणून, याबद्दल काय सांगा? हे ढोंग करू लागले, दोन्ही पक्ष ढोंग करू लागलेले आहे आणि त्यांना पुन्हा या ओबीसी समाजाला जसं 70 सालापासून ते धोका देत आहे, ते धोका द्यायचा आहे.